तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री से है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट से, विलियन जिसका नाम है, हाँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को विलियन के बारे में पढ़ना है। मतलब विलियन क्या होता है। अगर मैं, अब देखिए, अगर ये पानी है, ठीक, इस पानी में अगर मैंने चीनी मिला दिया या कुछ भी मिला दिया, कुछ इसमें घोल दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये जो पानी था उसे कहते हैं विलायक, कहते हैं उसे कहते हैं विलायक। ये क्या था, ये था विलायक था। मतलब विलायक क्या होता है, विलयन में उपस्थित अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जो पदार्थ को विलायक कहते हैं। मतलब विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो इसमें विलय हो रहा है उसे, जो डाला जा रहा है उसे विलेय कहते हैं, है ना। विलेय क्या है, तो विलयन का वह अव्यय, विलेय क्या है, विलयन का वह अव्यय जो अपेक्षाकृत मात्रा में कम हो, क्या हो, जिसका वेट कम हो या जो पदार्थ कम उसमें हो, उसे हम विलेय कहते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है विलयन। क्या बन जाता है, विलयन। मतलब दो या दो से अधिक अवयवों के मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 डेफिनेशन है, विलायक, विलेय, विलयन। इन सबको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जनरली हम WA से विलेय को दिखाएंगे और WB से विलायक का द्रव्यमान दिखाएंगे और कैपिटल W से विलियन का द्रव्यमान दिखाएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अच्छा, अब विलियन हमारे अलग अलग प्रकार का होता है। पहला होता है तनु विलियन। क्या होता है, तनु विलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वह विलियन जिसमें विलेय का मात्रा कम हो या अपेक्षाकृत कम हो और विलायक अधिक हो, उसे कहते हैं तनु विलियन। क्या कहते हैं उसे, तनु विलियन। तनु के बाद आता है सांद्र विलियन। क्या आता है, सांद्र विलियन। मतलब वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो और विलायक कम हो, उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे उसको लोग, सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है। सांद्र विलयन के बाद तनु विलयन, सांद्र विलयन और सतृप्त विलयन। क्या है, सतृप्त विलयन। क्या मतलब है इसका, वह विलयन जिसमें दिए दाब और ताप पर और अधिक विलेय घोले जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सतृप्त। नहीं, वह विलयन जिसमें किसी दिए दाब और किसी दिए ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोले जा सकते, मतलब सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, उसे कहेंगे सतृप्त विलयन। और फिर असतृप्त विलयन। असतृप्त विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें दिए ताप पर और अधिक विलेय घोले जा सकते हैं, मतलब उसमें जितना घुला है वो भी कम है और घोले जा सकते हैं, उन्हें सतृप्त विलयन कहते हैं, असतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगला आता है अति सतृप्त विलयन। क्या आता है, अति सतृप्त विलयन। इसका मतलब क्या है, वह विलयन जिसमें दिए ताप पे अधिक विलेय घुले हो, जिस ताप पर जितना उसमें विलेय होना चाहिए उससे ज्यादा और ज्यादा विलेय उसमें घुला हुआ है। मतलब सतृप्त विलयन की ताप में वृद्धि कर कर और विलेय पदार्थ को घोलना अति सतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये कुछ हमारे विलयन के प्रकार थे, 1 2 3 4 5 प्रकार है। इसमें से कोई एक पूछ सकता है एमसीक्यू में जैसे भी, बट कभी कभार पूछ देता है 1 नंबर के सवाल में, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की पूरी, ठीक है ना। विलायक क्या है, विलेय क्या है, विलयन क्या है, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, सतृप्त विलयन क्या है, असतृप्त और अति सतृप्त हम जो समझ चुके हैं, ठीक है। सारे डिटेल मैंने बोल दिया है, आप चाहो तो उसे कॉपी आउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इन्हीं विलयनों में हम देखेंगे कि इन्हीं विलयनों में सॉल्विंग से होता है। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो बहुत आसान है, किसी 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय का द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब वेट अपॉन वेट इंटू 100, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। तो W अपॉन का मतलब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है हमारा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वो क्या हो जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100 ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। ये क्या, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द्रव्यमान आयतन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेम चीज होता है, यही द्रव्यमान प्रतिशत ही पार्ट्स पर मिलियन है। तो अब यहाँ पे आता है
पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, है ना, जिसे कहते हैं ppm। इसका मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत ही होता है। मतलब जो हमने वहां पढ़ा था, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणे 100 किया था, अब ये मिलियन है तो यहाँ 10 का पावर 6 कर देंगे बस, ठीक है ना, समझ में बात। और जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो है ग्राम लीटर। क्या है? ग्राम लीटर। मतलब किसी विलियन की शक्ति है वो आती है ग्राम लीटर से। किससे आती है? ग्राम लीटर से। तो ग्राम किसका? विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, बस इतना ही करेंगे। हाँ जी, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, कुछ है फॉर्मूला। उसके बाद फिर आता है अब एक अलग सा टॉपिक है जिसे कहते हैं मोल। कहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अलग समझना होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे मोल क्या होता है। तो मोल मतलब ये होता है कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मतलब जो भी द्रव्यमान है उसका, जैसे कि हमने तौला है मटकरे से 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो ये हो गया मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब इस बात को जरा समझते हैं। देखो यार, एक मोल का मतलब होता है कि वो द्रव्यमान जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है या आयन है। n क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इतना अणु होगा तो हम कहेंगे ये एक मोल है। मतलब अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो उसमें इतना अणु होगा, 4 ग्राम हीलियम लिया तो इतना अणु होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसमें इतना अणु होगा। मतलब समझो कि 1 दर्जन केला है, मतलब 12 केला है। पतला केला है तो वजन कम हो जाएगा और नंबर 12 रहेगा। मोटा केला है, वजन बढ़ जाएगा और नंबर वही रहेगा, नंबर। तो सब केले का खेल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कि मोल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अलग अलग वेट का भाई, मोटा पतला केला है। चलिए वही बात है, मोल किसी चीज का भार कम है, किसी चीज का भार ज्यादा है, तो वो उसका मोल संख्या अलग है। किसी के 1 ग्राम में 1 मोल हो जाएगा, किसी के 2 ग्राम में 1 मोल होगा, किसी के 10 ग्राम में 1 मोल होगा, है ना। ये मैटर है इसका, ठीक। चलिए अब इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पॉइंट जो मैं इसी एक मोल से पढ़ाता हूँ, पूरा चैप्टर इसी में आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो इसी मोल टॉपिक से मैं सारा तीनों चारों जो टॉपिक इसमें आते हैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिनांस देंगे काफी इजीली खत्म कर दूंगा। मोलरता, मोलरता। तो पहला आता है मोलरता। लरता मतलब कुछ बहने का फीलिंग आ रहा है, ठीक है, लरजना, बहना। वैसा क्यों बोला? मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या होता है? किसी 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलरता। कहते हैं मोलरता। जैसे वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। ध्यान रहे कि लीटर में है, ठीक है ना। तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, ये हमारा हो गया मोलरता हो गया। क्या हो गया? मोलरता हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता मतलब इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या है कि किसी 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। ध्यान दो, ये बदल गया। अभी हमने यहाँ पे लीटर की बात की थी, यहाँ मैं केजी की बात कर रहा हूँ। किसी केजी की बात कर रहा हूँ? विलायक की, ना कि विलियन की। ध्यान देना। तो ये हो गया विलेय का मोल, जो कि वही होता है डब्ल्यू अपॉन का एम, डब्ल्यू अपॉन का एम, डब्ल्यू अपॉन का एम। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा और वो हो जाएगा मोललता, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्मलता। यहाँ कुछ बात समझना है। नॉर्मलता मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी। ये मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी है, वो नॉर्मेलिटी है, ठीक। तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या है? द नंबर ऑफ moles present in 1 kg of solvent is called molality. Normalता क्या? Normality, the number of gram equivalent present in 1 liter of a volume of solution is called normality. मतलब किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके? विलेय की। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये फर्क आ गया। अब विलेय पदार्थ, ग्राम तुल्यांक आ गया, नया चीज आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। पता करते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे पहले नॉर्मेलिटी ने हमसे क्या कहा? नॉर्मेलिटी ने कहा कि किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो फॉर्मूला इसके जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बट बस m के बदले e आ गया है। e को समझना बहुत जरूरी है। क्या है?
बहुत ज़रूरी है। ई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। मतलब अगर हम ई बात करें किसी मेटल की, किसी धातु की, तो वो हो जाएगा द्रव्यमान बटे संयोजकता। संयोजकता मतलब वैलेंसी, है ना जी। जितना भी उस मेटल की वैलेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। जितना भी समझ, जैसे मान लो सोडियम का मोलेकुलर वेट 23 होता है और उसके पास वैलेंसी होती है 1 की, तो 1 से डिवाइड कर दो 23, तो उसका 23 बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 22 होती है और उसका 24 नंबर ऑफ वेट होता है, 24/2 12, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट का हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं एसिड की। तो ग्राम तो फिलहाल एसिड क्या होती है, तो एसिड की होती है मोलरता बटे H प्लस देने की क्षमता, है ना जी। तो जितना वो H प्लस दे सकता है तो हमारा एसिड का क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक। बेस का क्या होगा, तो बेस का जितना उसका मोलिकुलर वेट है वो बटे में OH माइनस देने की संख्या, जितना वो OH माइनस दे सकता है उसे हम कहेंगे क्या, नॉर्मलता कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन है, बाकी जब भी आपको देगा तो आप इसे पता लगा लोगे, लिख लोगे, कर लोगे, ठीक है। सॉल्ट है, तो सॉल्ट में अगर सॉल्ट की बता दें आपको, तो ई सॉल्ट क्या होगा, ई सॉल्ट होगा जो भी उसका मोलिकुलर वेट है वो अपॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जितना हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। ओके, क्योंकि भाई दो देगा वगैरह वगैरह, दो का चेंज हुआ ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हो गया नॉर्मल। अब एक और यहाँ पे रिलेशनशिप जानते हो, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप। देखो, सबसे पहले ई जो होता है वो कुछ भी है, एल अपॉन का एन है। एल अपॉन का एन है, क्यों भाई, क्योंकि जो एन है वो या तो मेटल के लिए समझौता है, नॉन मेटल के लिए समझौता है, एसिड के लिए एच प्लस नंबर है, बेस के लिए एच प्लस नंबर है, और ऐसे करके इसका मतलब जो एम होगा वो हो जाएगा एन ई, वो हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसी मोलरता वाले फॉर्मूले को एम को एन ई लिख दूं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा। तो अगर मैं मोलरता के फॉर्मूला को देखूं तो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन का एम इंटू का मोलिकुलर वेट इंटू का वॉल्यूम। तो मैं इस m को m ना लिख करके क्या लिख सकता हूँ, एन ई लिख सकता हूँ। तो ये जो सेटअप है वो क्या है, चलो वो n है ना, तो ये हो जाएगा n अपॉन का n। मतलब अगर मुझे नॉर्मलता से मोलरता निकालनी है तो नॉर्मलता में जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता थी, जो गेन करने की क्षमता थी, एच प्लस देने की क्षमता थी, OH मारने की क्षमता थी, या जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ था सॉल्ट में, उससे डिवाइड कर देंगे नॉर्मलता को, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलरता मिल जाएगा। तो ये संबंध हो गया नॉर्मलता और मोलरता का। तो नॉर्मलता जो होता है वो मोलरता का n गुना होता है। नॉर्मलता जो होता है वो मोलरता, मतलब मोलरता छोटा क्वांटिटी है, छोटा इन द सेंस इसकी वैल्यू छोटी है और इसका यूनिट बड़ा है ना। और क्योंकि नॉर्मलता है, नॉर्मलता वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी आती है इसकी, इसका क्वांटिटी बड़ा है लेकिन इसका वैल्यू छोटा है, ठीक है ना। बिकॉज n इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, जो भी m आएगा उसका n गुना करेंगे तो हमें नॉर्मलता मिलेगी, ठीक है। तो वो हो गया रिलेशनशिप हमारा नॉर्मलता और मोलरता का। दूसरा रिलेशनशिप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है वो है मोलैरिटी, कैपिटल M, मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू d माइनस एम एम ए, डी माइनस एम एम ए अपॉन थाउजेंड। एम एम ए क्या है हमारा, तो जो ये m है कैपिटल M वो हमारा क्या है, मोलैरिटी है, और m ए क्या है हमारा, m ए हमारा मोलिकुलर वेट है। अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके बता देगा, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी हमारे काम की बात सिर्फ यही है। ओके, दूसरा फार्मूला हमारे पास है नॉर्मेलिटी फाइंड करने का, वो है W अपॉन W परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन ई। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट दिया है, क्या दिया है, वेट बाय वेट परसेंट दिया है, उसको डेंसिटी जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 10 से मल्टीप्लाई करके ई से डिवाइड कर दो, हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी की बात करेंगे तो फिर से वही बात करेंगे, डब्ल्यू अपॉन का वेट, वेट बाय वेट द्रव्यमान प्रतिशत को रख के डी से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करके उसको एम से डिवाइड कर देंगे, किसे कर देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। इस केस का इन देखो, इस व्हाइट बोर्ड पे जितने फॉर्मूले लिखे हैं वो लिख लो। अगर इसमें से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एमसीक्यू एमसीक्यू मिला, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आएगा ही आएगा, गारंटीड है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। यहाँ से आ सकता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यहाँ से तो एकदम 100% एक सवाल आएगा, है ना। जब कंफर्म आएगा आपको डेफिनेशन के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में। अभी एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा, एक या दो न्यूमेरिकल से सॉल्व करूंगा। ये पूरा व्हाइट बोर्ड में से आपका बोर्ड एग्जाम का 12 से 8, 8 से 12 नंबर तक या उससे ज्यादा, है ना, 8 से 12 नंबर तक का चैलेंज है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल का पोर्शन से पूछा तो, क्योंकि इसके आगे जो यूनिट है इस चैप्टर में वो है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, और फिर कवित्रान का उन्नयन, हिंदुत्व अवनमन, इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर यहाँ से नहीं पूछेगा तो फिर अगला जो है वो वहां से पूछ देगा। लेकिन फिलहाल अगर क्वेश्चन आएंगे तो अगर इस पोर्शन से आप देखोगे, हेनरी लॉ के पहले पहले अगर आप पढ़ना चाहते हो कि हाँ भाई इस आगे पोर्शन नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल, तो आप इसको पढ़ चले जाना। अगर क्वेश्चन इस पोर्शन से, इस चैप्टर के इस पोर्शन से आया तो यहीं से आएगा, इस बोर्ड से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स कॉपी लिख सकते हैं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले इसका रिवाइज कर सकें, ठीक है ना।
ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके।